हेलो बच्चों, अर्जुन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने आपको नॉर्मलता के फार्मूला, नॉर्मलता की परिभाषा और नॉर्मलता के बारे में हमने आपको बताया था और सिखाया था। और इस वीडियो में हम आपको नॉर्मलता के क्वेश्चनों को बताएंगे जो यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में वेरी इंपॉर्टेंट होता है, जो हर साल एक क्वेश्चन यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो अगर जो प्रीवियस वीडियो का जो बच्चे हमारे वीडियो पे नए हैं उनको यदि प्रीवियस वीडियो का लिंक चाहिए तो हमारे वीडियो के ऊपर कोने में आई बटन का लिंक होगा, उसको क्लिक कर प्रीवियस वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं। आइए इस नए वीडियो में हम क्या करते हैं, नॉर्मलता के सारे क्वेश्चनों को लगाते हैं और सीखते हैं। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जैसे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि हमारे पास बोर्ड पर आ चुका है क्वेश्चन और हमने राइट किया है। लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 1 समझिए, नॉर्मलता का पहला क्वेश्चन है ये, ठीक है। लिखा है कि 4.9 ग्राम, क्या लिखा है, 4.9 ग्राम H2SO4 को जल में घोलकर विलयन का आयतन 5 लीटर बनाया गया है। विलयन का आयतन कितना है, 5 लीटर बनाया गया है। विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये हमारे पास प्रश्न है और प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था कि नॉर्मलता का सूत्र क्या होता है, नॉर्मलता कहता क्या है, ठीक है। तो नॉर्मलता का फार्मूला क्या होता है, विलय की ग्राम तुल्यांक संख्या, ठीक ना, बटे में विलयन का आयतन। ये फार्मूला हमने बताया था, ठीक है। या इसकी परिभाषा आप कह सकते हैं कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम तुल्यांक संख्या को हम क्या कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं। यहाँ से भी आप लोग परिभाषा इसकी बना सकते हैं। कैसे, विलयन का 1 लीटर आयतन में, विलयन का 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय की ग्राम तुल्यांक संख्या को ही क्या कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं, ठीक है। और विलय की ग्राम तुल्यांक संख्या बराबर क्या होता है, विलय का द्रव्यमान बटे में विलय की तुल्यांक द्रव्यमान, ठीक है। और इसके बारे में भी हमने आपको बताया था कि जो हमारे पास विलय तुल्यांक जो द्रव्यमान है इसके बराबर क्या होता है, हमने आपको बताया था कि तुल्यांक द्रव्यमान बराबर विलय का अणुभार बटे में एक्स फैक्टर। इसके बारे में हमने आपको बताया था। तो विलय का अणुभार होता क्या है, आइए हम देख लेते हैं। विलय हमारा है क्या, H2SO4 को जल में घोला जाता है। तो H2SO4 हमारा क्या है, विलय है। तो सबसे पहले विलय का अणुभार निकालेंगे तो H2SO4, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो H2SO4 कैसे बनेगा, जो H2 है, H का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, 1, और इसमें कितने हाइड्रोजन है, 2, तो 2 से गुणा कर देंगे, प्लस ये है सल्फर। सल्फर का कितना होता है, 16, 16 गुना के 32, इसका कितना होता है, 32 होता है। और ये ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, और 16 कितना, ऑक्सीजन कितनी बार सम्मिलित है इसमें, 4 बार, तो 4 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एकम में 2, ये 32, और ये क्या हो जाएगा, 16 चौक को 64, 32 में 64 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए, 4 2 6, अच्छा 3 9, और इसको 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 98। मतलब H2SO4 का जो अणुभार कितना आता है, 98, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, हाइड्रोजन 2 बार सम्मिलित, इसलिए हमने 2 से गुणा कर दिया, प्लस लगा दिया। और सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है और परमाणु भार कितना होता है, 32, प्लस है तो प्लस लगा दिया। ऑक्सीजन का कितना है, 16, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 16, ऑक्सीजन 4 बार सम्मिलित है, इसीलिए हमने 4 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया।
अब ये 2 एकम में 2 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, 32 है तो 32, प्लस है तो प्लस, 16 चौको 64। अब हम 64 में 32 को जोड़ेंगे तो 96 हो जाएगा, और इस दो को उतार दिया हमने, फिर 2 को हम 96 में जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 98। और 12 में क्या हो गया, पता हो गया कि 98 आता है। और एक्स फैक्टर का मतलब होता है संयोजकता, कितनी इसकी संयोजकता है। तो आइए इसकी संयोजकता को हम देख लेते हैं। तो संयोजकता देखने के लिए इधर हम बता देते हैं आपको, हाइड्रोजन 2 और SO4, ठीक है। हाइड्रोजन के पास +2 इलेक्ट्रॉन और इसके पास -2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हम जानते हैं इनकी संयोजकता कितनी है, 2 है। कितनी है, 2। परंतु हम कैसे जानेंगे कि SO4 -2 होगा, कैसे पता। हाइड्रोजन का तो आपको पता है कि बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो 1 प्लस चार्ज होता है। 2 हाइड्रोजन है, इसका भी 1, तो 1 1 इस पर हम समझ सकते हैं कि हाइड्रोजन H2 पे 2 चार्ज हो सकता है। SO4 पे -2 चार्ज कैसे आया, तो आइए इसको देखते हैं। सल्फेट का हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। तो सल्फर कितने इलेक्ट्रॉन रख रहे हैं, 4। कितने ऑक्सीजन को रख रहा है सल्फर, 4। तो हम 4 ऑक्सीजन को दे देते हैं, ठीक है। और चार ऑक्सीजन हमने दे दिया। अब यहाँ पे देखिए, यदि यहाँ पे तीर का निशान लग जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सल्फर है इस ऑक्सीजन के साथ उपसंयोजक बंध बनाएगा, ठीक है। और ये भी कौन सा बंध बनाएगा, उपसंयोजक बंध। और जहाँ पे ये तीर नहीं लगा इसको कहेंगे सहसंयोजक बंध बना रहा है। अब इन दोनों बंधों का मतलब क्या होता है ये समझ जाइए पहले आप। उपसंयोजक बंध कहता है कि केवल हम देंगे, लेंगे नहीं, परंतु सहसंयोजक बंध कहता है कि हम देंगे भी और लेंगे भी। क्या देंगे, लेंगे, इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। कोई भी जो तत्व है क्या देता है, इलेक्ट्रॉन लेता है और इलेक्ट्रॉन को देता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को त्यागता है और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। जहां उप सहसंयोजक बंध बनेगा वो केवल इलेक्ट्रॉन को देगा परंतु लेगा नहीं, परंतु अपने अस्थायी इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा भी नहीं। परंतु सहसंयोजक बंध क्या कहता है कि यदि हम 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे भी, ठीक है। तो यहां समझिए सल्फर का जो होता है, सल्फर का जो होता है, सल्फर 16 होते हैं। इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 6। ऑक्सीजन का 8 होता है। इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 6। इसके बातम, सल्फर के बातम कोष के इलेक्ट्रॉन 6 है और ऑक्सीजन के भी बातम कोष के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। तो इसके 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे। ये 2 इधर, 2 इधर और 1 1 इधर, ठीक है। अब ऑक्सीजन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, थोड़ा सा इसे इरेज कर लेते हैं। ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दो इधर, एक इधर, एक इधर, 2 इधर। अब यहाँ देखिए ये क्या करेगा, जो हमारा ऑक्सीजन ये है ये सल्फर के उपसंयोजक बंध बना रहा है,
तो ये सल्फर के 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा और अपनी कक्षा को पूरा कर लेगा। अब यहाँ पे ऑक्सीजन जो है सल्फर से 2 इलेक्ट्रॉन को तो लेगा, परंतु सल्फर इससे नहीं लेगा, क्योंकि उपसहसंयोजक बंध क्या कहता है, केवल देगा, लेगा नहीं। तो जो सल्फर है वो क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को दे रहा है परंतु लेगा नहीं। तो यहाँ ऑक्सीजन के अष्टक पूरा हो गया, ठीक है। मगर इसके अस्थायी इलेक्ट्रॉन इसके पास रहेंगे, अस्थायी इलेक्ट्रॉन इसके पास रहेंगे। सल्फर के बाद 6 इलेक्ट्रॉन बचेगा, ठीक है। अब ये जो उपसहसंयोजक बंध बना रहा है, ये भी क्या करेगा, इससे 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा और अपना अष्टक क्या कर लेगा, पूरा कर लेगा, ठीक है। मगर ये छोड़ेगा अपना नहीं। अब ये क्या करता है कि ये एक एक बॉन्ड बनाया, सहसंयोजक बंध से कितना बॉन्ड बनाया, एक एक, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लेगा भी और 1 इलेक्ट्रॉन देगा भी। तो सल्फर क्या करता है कि यहाँ से इसको 1 इलेक्ट्रॉन देता है और 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, इससे भी 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है और इससे भी 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। 1 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा और 1 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, और 6 इसके पास पहले से ही है सल्फर के पास। तो सल्फर की अब कक्षा 8 पूरा करना चाहता है। सल्फर के पास 72 कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसे 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2। तो 1 इस ऑक्सीजन के से लेगा और 1 ही इस ऑक्सीजन से लेगा, ठीक है। तो सल्फर की तो कक्षा पूरी हो गई, परंतु ऑक्सीजन की कक्षा पूरी नहीं हुई। इसलिए सहसंयोजक बंध क्या करता है, जितने इलेक्ट्रॉन लेता है उतने इलेक्ट्रॉन देता है। तो सल्फर इनसे 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, तो ये भी सल्फर से कितने इलेक्ट्रॉन लेंगे, 1 ही इलेक्ट्रॉन लेंगे। और ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, 1 ले लिया तो इसके पास कितने हो जाएंगे, 7। फिर भी कितने बचे, 1 बच गया। तो 1 इसका माइनस और ये इसके भी तो 1 इलेक्ट्रॉन बच गए और 1 इसका माइनस, इसलिए ये माइनस और ये माइनस, इसीलिए सल्फर पे कितने, सल्फेट पे कितने माइनस होते हैं, 2। इसीलिए इनकी संयोजकता कितनी मानी जाती है, 2। इसलिए इसका एक्स फैक्टर जो आएगा वो कितना आएगा, 2। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे की तरफ बताते हैं। तो चलिए, संयोजकता कितनी निकला है, 2 से इसे काट देंगे तो कितना आ गया, तो काटेंगे कितना आएगा, 49 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 49। तो जो तुल्यांक जो द्रव्यमान है वो कितना आ गया है, 49। बात समझ में आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें इतना पता चल गया, अब कितना पता चला है, 49। तो आइए अब इसको हम इरेज करते हैं और चलते हैं नॉर्मलता के फार्मूले पर। तो नॉर्मलता जो है, विले का द्रव्यमान कितना दिया है, 4.9 ग्राम, ठीक है। विले का द्रव्यमान निकल गया। तुल्यांक द्रव्यमान हम लोगों ने कितना निकाला, 49। और विले का आयतन कितना दिया है, 5 लीटर। अब देखिए, विले यहाँ द्रव्यमान में दिया है और ये किस में दिया है, लीटर में। तो लीटर को हम ले जाएंगे ml में। किस में ले जाएंगे, ml में। तो ml में कैसे जाएगा, 4.9 49 गुणे 5 लीटर को हम ml में बदलेंगे तो कितने हो जाएंगे, लीटर को ml में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, तो 5 लीटर को हमें कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, 1000 से गुणा कर देंगे ml में बदलने के लिए, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये ग्राम में है, तो ये जब दशमलव यहाँ पे हटाएंगे तो हमने बताया था कि आपको 10 से गुणा करना पड़ता है। किसे गुणा करना पड़ता है, 10 से। तो 10 से हम जब गुणा करेंगे तो इसका दूसरा तरीका ये भी है कि नीचे 1 लिख लीजिए और जितने स्थान पे दशमलव रहेगा इधर से
जितने स्थान पे दशमलव रहेगा उतने जीरो नीचे क्या कर देंगे आप लोग, बढ़ा देंगे। और 5 से इसमें गुणा करेंगे, गुणा अभी मत कीजिए, बाद में कर लीजिएगा। अब देखिए 49 से 49 क्या होगा, कट जाएगा, ऊपर क्या बचा 1, ठीक है। और ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/5, 1000 का 10 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 10,000। 10,000 का मतलब क्या होता है, 10 पे 4, कितना मतलब होता है 10 के पावर 4। इसको दूसरा तरीका भी सीख लीजिए, इसमें से एक 10 लिख लेते हैं और जितने जीरो रहे उतने घात उस पर लगा देते हैं। 10 लिख लेते हैं और जितना भी जीरो रहेगा एक के आगे उतना उस पर क्या कर देते हैं, घात लगा देते हैं। जैसे 100 है, 100 में से 10 लिख लीजिए और जितना उस पर जीरो है उस पर घात लगा दीजिए। मान लीजिए आपके पास 1000 है, 1000 में से 10 लिख लीजिए और जितना जीरो उतना क्या लगा दीजिए, उस पर घात लगा दीजिए। समझ में आ रही बात है। उसी तरह इसमें से हमने 10 लिख लिया और जितना जीरो उतना क्या लगा दिया हमने, उस पर घात लगा दिया। और जब भी कोई संख्या नीचे से ऊपर जाए, नीचे से क्या जाए ऊपर जाए, तो उसके घात के चिन्ह में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए 5 से 1 को काटेंगे, तो जब यदि 5 से हम 1 को काटते हैं तो भाग जाएगी नहीं, तो दशमलव लगाएंगे, तो 5 2 जा 10, कितनी बार में कटा 0.2। और ये 10 जब ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा -4। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आ गया है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने जो हल किया था तो उसको हमने किस में निकाल दिया था, एमएल में निकाल दिया था। तो एमएल में ना निकाल कर जो बच्चे निकालना चाहिए नॉर्मलता को, इतना कुछ था लीटर में। यदि हम क्या कर सकते हैं इसको कि ये 49 लिख के, ये 49 लिख के, 1 लिख कर जितने स्थान पर दशमलव रहता है उतना जीरो नीचे लगा देते हैं। और ये 5 लीटर, 49 से 49 कट गया तो क्या बचेगा 15 में 50 लीटर। तो नॉर्मलता इतना आ जाएगा। ये लीटर में ज्ञात करेंगे तो आप, हमने एमएल में ज्ञात किया था, लीटर में ज्ञात करेंगे तो इतना आंसर आएगा। तो ये आपके सामने दूसरा क्वेश्चन आ गया, देखिए आप। नॉर्मलता का क्वेश्चन सभी बोर्ड एग्जाम से दिए गए हैं। लिखा है कि 250 ml विलयन में, विलयन की मात्रा कितना दे दिया है 250 ml। और हमारा जो नॉर्मलता में जो विलयन होता है वो होता है लीटर में। तो ml को हमें लीटर में लेकर जाना पड़ेगा। कहाँ ले जाना पड़ेगा, ml को लीटर में लेकर जाना पड़ेगा। तो ml में 250 ml में, तो हमें लीटर में ले जाने के लिए 1000 से क्या करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है। तो 250 ml विलयन में 9.8 ग्राम H2SO4 विलेय है। तो विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। उसमें भी H2SO4 को जल में भी मिलाया गया था और इसमें भी H2SO4 क्या है, विलेय है। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने H2SO4 का अणु भार निकाला था, जो कितना आया था 98 आया था। और उसका हमने एक्स फैक्टर निकाल को आपको बताया था कि सल्फेट में कैसे माइनस चार्ज आते हैं और कैसे वो हाइड्रोजन के साथ बंध बनाकर अपने आयनों को छोड़ देता है। तो एक्स फैक्टर निकाले थे हम लोग 2 आया था, 2 से डिवाइड किया था हम लोग कितना आया था 49 आया था। कितना आया था 49, मतलब कि तुल्यांकित द्रव्यमान कितना आ गया था 49 आ गया था। तो आइए इसको हम हल करते हैं। विलेय का द्रव्यमान कितना दिया है 9.8 ग्राम और विलेय का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान कितना आया, इसके पहले वाले क्वेश्चन हमने निकाला था, कितना आया था 49, ठीक है। और विलयन का आयतन कितना दिया है 250 ml। और ml को जब हम कन्वर्ट करेंगे लीटर में तो 1000 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। आप देखिए यहाँ पे हमने 98 को लिख लिया, 1000 भी लिख दिया
49 भी हम लिख लेते हैं, 1 लगा दिया हमने। अब यहाँ पे देखिए कि दशमलव कितने स्थान बाद है, 1 स्थान बाद है, मतलब कि 1 जीरो बढ़ेगा। और ये कितना है 250, 1 जीरो इससे कट गया और 1 जीरो इससे कट गया, 2 जीरो कट गया। 49 से हम 98 को काट दें, कितनी बार में कटेगा, 2 बार में। ठीक है, कितना आ गया, ऊपर का ऊपर गुणा कर लीजिए, नीचे का नीचे। तो यहाँ 10 बचा, 10 का 2 में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 20, नीचे क्या बचा 25। अब देखिए इसे 5 से काट लीजिए, 5 चौक को 20 और 5 बचे 25, तो क्या आ गया 4/5 n। इसकी नॉर्मलता कितनी आ गई 4/5। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 आपके बोर्ड पर आ चुका है। तो क्या लिखा है देखते हैं। लिखा है कि 0.5 नॉर्मलता, 0.5 नॉर्मलता NaOH के 200 ml विलयन में, 200 ml विलयन में NaOH की कितनी मात्रा उपस्थित है। मतलब विलय की मात्रा पूछ रहा है। किसकी मात्रा पूछ रहा है, विलय की मात्रा पूछ रहा है। किसकी मात्रा पूछ रहा है, विलय की। तो आइए विलय की मात्रा को ज्ञात करते हैं। कैसे पता चलेगा, फार्मूला नॉर्मलता का हमने आपको लिखवाया है कि विलय का ग्राम तुल्यांक संख्या। अब तो बार बार हम फार्मूला यूज करें, आपको फार्मूला याद भी हो गया होगा। ठीक है, तो विलय की ग्राम तुल्यांक संख्या, विलय का आयतन ml में है तो 1000 से हम गुणा कर देंगे, लीटर में रहेगा तो 1000 से गुणा करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मलता बराबर ग्राम तुल्यांक संख्या बराबर क्या होता है, विलय का द्रव्यमान बटे में विलय का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान। अब ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान कैसे निकलता है, तुल्यांक द्रव्यमान कैसे निकलता है, विलय का अणुभार बटे में एक्स फैक्टर। तो आइए हम विलय का अणुभार निकालते हैं। विलय क्या है, NaOH। हम लोग जानते हैं कि ये सोडियम है, Na क्या है सोडियम, और सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। परमाणु भार कितना होता है 23। परमाणु भार इसका कितना होता है 23। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8 और परमाणु द्रव्यमान क्या होता है 16। और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 1। अब यहाँ पे इसको ऐड कर लेंगे, 23 में हम 16 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आप देख सकते हैं 6 3 9 हो जाएंगे और 2 1 कितना हो जाएगा 3, और इसमें 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 40। अणुभार कितना आ गया NaOH का 40 आ गया। यदि इसका यदि हम क्या निकालते हैं एक्स फैक्टर निकालते हैं NaOH का, तो हम जानते हैं कि हमारा जो Na है क्या है, जो Na है वो प्लस चार्ज रखता है और जो OH है वो माइनस चार्ज रखता है। कैसे, देखिए OH के पास कैसे माइनस चार्ज होता है, ये एक दूसरे से बंध बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है इसके आत्म कोश में, और ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दो ऊपर 2 नीचे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके 1 इलेक्ट्रॉन से साझा कर लेता है और ये इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, मतलब 100 संयोजक बंध बनाते हैं। तो हाइड्रोजन को केवल 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी कक्षा पूरा करने के लिए, एक तो इसके पास ऑलरेडी रहता है तो ये इससे 1 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, अपनी कक्षा तो पूरी कर लेगा। परंतु ऑक्सीजन एक हिस्से लेने के बाद भी ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है और एक हिस्से ले लेगा तो कितने होंगे 7, परंतु उसके बाद भी उसे 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। इसलिए कि हर एक परमाणु तत्व अपने अष्टक कक्षा को क्या करना चाहता है, पूरा करना चाहता है, और ऑक्सीजन भी क्या चाहेगा, अपने अष्टक कक्षा को पूरा कर लें, इसलिए इसे 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। इसलिए OH में क्या होता है माइनस होता है, जिससे हमें पता चलता है इसकी संयोजकता कितनी आएगी 1 आएगी, मतलब एक्स फैक्टर कितना आएगा 1 आएगा। तो हम उस फार्मूले पे रख देंगे। विलय के अणुभार कितना दिया है 40 और एक्स फैक्टर कितना आ गया 1, 1 से काटेंगे 40 को कितनी बार आएगा 40 आएगा। मतलब कि
विलेय का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान कितना आ गया, 40 आ गया। ठीक है, आप लोग इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसको इरेज करेंगे तो हमें पता चल गया विलेय का जो ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान है कितना आया है, 40 आया है। आइए रखते हैं, नॉर्मलता कितना दिया हुआ है, 0.5 n। विलेय का द्रव्यमान हमें पता नहीं है, ये कितना है पता चला है 40। आयतन ml में है, कितना है 250 ml, 200 ml है, 200। और इसे लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये लीटर में हो जाएगा। अब इसमें 2 0 क्या हो जाएगा, इससे कट जाएगा, और 1 0 ये भी क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है 0.5 n विलेय का द्रव्यमान बट्टे में, जिसको नहीं समझ देख लो कैसे जीरो कटा है। नीचे हमारे पास कितने जीरो हैं, 1 2 3, ऊपर 3 जीरो है, 3 जीरो से 3 जीरो क्या हो गया, कट गया, और जो अंक बचा उसका गुणा कर देते हैं तो 4 दूना किए 8 हो गया। और इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, 3 का गुणा कर लेंगे, तो विलेय का द्रव्यमान का जब हम 1 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, विलेय का द्रव्यमान ही आएगा। क्या आएगा, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान। और 8 का इसमें गुणा करेंगे तो 8 पंजे क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 40 को 0 हासिल 4, और 8 जीरो ये 0 हो जाएगा, 0 में 4 जोड़ेंगे 4 आएगा। दशमलव कितने स्थान पर है, एक स्थान पे है, तो एक स्थान पे लगा देंगे, मतलब कि नॉर्मलता कितनी, विलेय का द्रव्यमान कितना आ जाएगा, 4। कितना आ जाएगा, 4 ग्राम। कितना आ जाएगा, 4 ग्राम। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, कमेंट करते रहिए, हमें पता चले कम से कम हमारा क्वेश्चन हमने कैसा समझाया आपको। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग आ चुके हैं। क्या लिखा है, एक विलयन जिसमें 12.6 ग्राम ऑक्सैलिक अम्ल घुला है। ठीक है, इस विलयन का घनत्व 1.10 ग्राम ml है तथा इस विलयन का कुल द्रव्यमान 550 ग्राम है, तो विलयन की नॉर्मलता क्या होगी, विलयन की नॉर्मलता क्या होगी। ठीक है, नॉर्मलता का फार्मूला क्या होता है, विलेय के ग्राम तुल्यांक संख्या बटे में विलयन का आयतन ml में है तो 1000 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे लीटर में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि नॉर्मलता की परिभाषा क्या होता है कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम तुल्यांकों की जो संख्या होती है उसी को हम क्या कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं। इसलिए यदि नॉर्मलता ml में दिया हो तो उसे हम लीटर में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से भाग देंगे, बट्टे का बट्टा है इसीलिए बट्टा ऊपर पलट के चला, इसलिए 1000 से यहाँ पे क्या होता है, गुणा होता है। ठीक है, अब ग्राम तुल्यांक संख्या बराबर क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान बट्टे में विलेय का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान। ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान हमें कैसे मिलता है, हमने आपको बताया था कि हम विलेय का अणु भार बट्टे में एक्स फैक्टर, मतलब कितने आयनों का साझा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, किसका निकालना हमें, कौन विलेय है, ऑक्सैलिक अम्ल। क्या है, ऑक्सैलिक अम्ल। और ऑक्सैलिक अम्ल को सबसे पहले हमें अणुभार निकालने के लिए हमारे पास सबसे पहले ऑक्सैलिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होना चाहिए। ऑक्सैलिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, COOH, COOH। ये क्या होता है, ऑक्सैलिक अम्ल होता है, और ये ऑक्सैलिक अम्ल हो गया। और ऑक्सैलिक अम्ल के साथ उसमें क्रिस्टल के रूप में जल भी उसमें क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक है, ऑक्सैलिक अम्ल का पूरा रासायनिक सूत्र ये होता है
और ये जो होता है क्रिस्टल जालक के रूप में क्या होते हैं, ऑर्सेलिक से जुड़े होते हैं। क्या होता है, COOH COOH। तो सबसे पहले हमें इसे किसकी जरूरत पड़ेगी, अणुभार की जरूरत पड़ेगी, अणुभार की। तो आइए सबसे पहले हम अणुभार ज्ञात कर लेते हैं, फिर पता करेंगे इसके एक्स फैक्टर के बारे में। तो क्या होता है, C डबल होता है, O कितने हैं 4 और हाइड्रोजन कितने हैं 2। तो आइए इसको निकालते हैं, और इसमें जल भी होता है साथ में। तो इसका अणुभार हम निकाल लेते हैं। कार्बन का होता है 12, कार्बन का कितना होता है 12, और इसमें कितने कार्बन है 2 से गुणा कर देंगे। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, ऑक्सीजन कितना होता है 16, और कितने ऑक्सीजन इसमें सम्मिलित है 4 से गुणा कर देंगे। हाइड्रोजन का कितना होता है 1, और कितने हाइड्रोजन इसमें सम्मिलित है 2 से गुणा कर देंगे। प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2। हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितने हैं बाबू 2 है। हाइड्रोजन का 1 और ये 2, और ये कितना हो जाएगा 16। ठीक है, इसका इसमें गुणा कर देंगे, 12 दूना के 24, 16 चौक को 64, 2 एकम में 2, ये क्या आ जाएगा 2 एकम में 2 और प्लस 16, ये 24 में हम 64 को जोड़ देंगे। 24 में 64 को जोड़ेंगे, कितना आएगा 4 4 8, और 6 2 8 प्लस 2, ये क्या हो जाएगा, गुणा का चिन्ह होता है इसके बगल में, 16 2 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। इधर कर लेते हैं, 88 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 90, और ये 18 दूना कितना हो जाएगा 36। यदि हम 90 में 36 को जोड़ते हैं तो कितना आता है 126। यदि कोई आपसे ऑर्सेलिक अम्ल का अणुभार पूछेगा तो क्या बताएंगे आप 126। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको एक्स फैक्टर के बारे में बताएंगे। ऑर्सेलिक अम्ल के स्ट्रक्चर हमने बना दिया आपको, स्ट्रक्चर के बारे में, ये स्ट्रक्चर है ऑक्सेलिक अम्ल का। अब ऑक्सेलिक अम्ल को हम कैसे जानेंगे, इसमें कार्बन के पास -2 चार्ज आता कैसे है, इसके बारे में हमें समझना पड़ेगा, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखना पड़ेगा और जानना पड़ेगा। जैसे हम जानते हैं कि OH पे माइनस चार्ज होता है, मतलब इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए, अपने कक्षा को बराबर करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। इस OH को भी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। और हम जानते हैं कार्बन के बातम कोष के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं 4। कितने होते हैं 4। तो कार्बन अपने बातम कोषों में कितने इलेक्ट्रॉन को रखता है 4 इलेक्ट्रॉन को रखता है। और ऑक्सीजन कितना रखता है 6। तो कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ सहसंयोजक बंध बनाता है। सहसंयोजक बंध का मतलब कि जितने इलेक्ट्रॉन को देगा उतने इलेक्ट्रॉन को लेगा। मतलब यदि हम आपको जितना ग्राम रोटी देते हैं उतना ग्राम आपसे हम सब्जी लेंगे। ठीक है, तो सहसंयोजक बंध का मतलब क्या होता है कि जितना कार्बन ऑक्सीजन को अपना इलेक्ट्रॉन देगा उतना ऑक्सीजन भी उससे क्या करेगा लेगा, और उतना ही कार्बन भी ऑक्सीजन से लेगा, और ये इसके साथ उप सहसंयोजक बंध बना रहा है। उप सहसंयोजक बंध का मतलब क्या कि जो हाइड्रोक्साइड है वो कार्बन से केवल 1 इलेक्ट्रॉन को लेगा परंतु देगा नहीं। उप सहसंयोजक बंध का मतलब क्या होता है, केवल लेना जानता है, ये देना वेना नहीं जानता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन इससे लेकर अपने अष्टक को क्या कर लेगा पूरा कर लेगा। कार्बन अपने अस्थायी इलेक्ट्रॉनों को छोड़ेगा नहीं, और ये जो है ये भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर कार्बन के
क्या बना लेगा, अपना अष्टक पूरा कर लेगा ऑक्सीजन। और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन का भी 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा। तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 इसके और 2 इसके, कितने हो गए 6। और यहाँ पे एक कार्बन के सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ भी 100 संयोजक बंध बनाएगा, जिससे एक एक इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, साझा होगा। और साझा होने पर कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 7, इसलिए कि एक तो इससे भी ले रहे हैं, 4 ये हैं, 2 ऑक्सीजन दे रहा है, 6 हो गए। और एक कार्बन से लेकर कितने हो जाएंगे, 7। फिर भी अभी कार्बन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए कार्बन में कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा। यही प्रक्रिया इधर भी होगी, इसलिए इस कार्बन पे क्या आएगा, माइनस चार्ज आएगा। तो हमने अभी आपको ऑक्सैलिक अम्ल का जो हमने आपको फार्मूला बताया, COOH, तो जो इसमें हाइड्रोजन है वो +2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, और जो इसमें कार्बन है -2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं। इसलिए इनका जो एक्स फैक्टर निकलता है वो क्या निकलता है, 2। कितना निकलता है, 2। और इसका अणु भार कितना निकला था, 126। यदि हम इसका तुल्यांक द्रव्यमान संख्या निकालते हैं तो फार्मूला क्या होता है, अणु भार बटे में एक्स फैक्टर। अणु भार कितना है 126, एक्स फैक्टर कितना है, 2 डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 63। मतलब कि ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान कितना आ गया, 63 आ गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम क्वेश्चन को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। विलयन का घनत्व तो दिया कितना, 1.10 ग्राम ml, और विलयन का कुल द्रव्यमान दिया है 550 ग्राम। तो सबसे पहले हम विलयन का आयतन ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले घनत्व बराबर पता होना चाहिए। घनत्व क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे में आयतन। घनत्व कितना दिया है, 1.10 ग्राम ml। द्रव्यमान क्या दिया है, 550 ग्राम बटे में आयतन। अब देखें यहाँ पे कि हम क्रॉस गुणा कर सकते हैं, तो क्या आएगा, 1.10 ग्राम बटे में ml आयतन गुणे 550 ग्राम। ठीक है, जो गुणांक होता है वो कहा जाता है बट्टे में। तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा, 550 ग्राम बट्टे में 1.10 ग्राम बटे में ml। ग्राम से ग्राम कट गया, बट्टे का बट्टा ml है, तो ml कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो आयतन बराबर क्या आ जाएगा, ये क्या है 110 है, दशमलव कितने स्थान पे है, 2 स्थान पे है। तो क्या करेंगे कि ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएगा, ये 550 ml लिख लीजिए, 1 लगा लीजिए, कितने स्थान में, 2 स्थान में 2 जीरो बढ़ जाएगा, बट्टे में 110। ये क्या हो जाएगा, इधर देख लेते हैं, ये 1 जीरो से 1 जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और 11 पचे 55 हो जाएगा, और 5 का गुणा 1 में कर देंगे, क्या हो जाएगा 500 ml। आयतन कितना आ गया, 500 ml आ गया। एक बार फिर से देख लीजिए, ये डबल अंक स्थान पे दशमलव है, तो ऊपर 1 लिखेंगे, डबल जीरो बढ़ा देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 11 से 55 को काटेंगे, 11 पचे 55, 100 है, 100 का गुणा हम 5 में करेंगे, क्या हो जाएगा 500 ml। तो विलयन का आयतन क्या निकल गया, 500 ml निकल गया। और ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान हमारे पास कितना आया था, 63 आया था। ठीक है, अब हम चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसको इरेज करेंगे।
चलिए नॉर्मलता को लगाते हैं। विलय का द्रव्यमान कितना है? 126 मतलब 1.6 इंटू 1000। और विलय का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान कितना आया था? 63। और विलयन का आयतन कितना आया? 500 ml। ठीक है, इसे लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से गुणा हो गया है, लीटर में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ देखिए दशमलव यहाँ पे हटाएंगे तो ये 2 पहले काट दीजिए। 126 गुणे 10 बट्टे में 63। एक लगा लेंगे दशमलव कितने स्थान पे? एक स्थान पे तो 1 0 लग जाएगा। ठीक है, गुणे 5 है तो 5। 10 से 10 क्या हो गया? ये 63 है ना, देखो 60 लिखा गया। 10 से 10 क्या हो गया? कट गया। 63 दूना के 126 तो क्या है नॉर्मलता? 2/5। कितना नॉर्मलता आ गया? 2/5। आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, जिससे हमें पता चले कि हमारा वीडियो कैसा था। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।